हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास टारगेट विथ राजेश सर में। साइंस की स्पेशल क्लास एक बार पुनः आपके सामने। चलिए बिना देर किए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, परम शून्य पर शुद्ध जर्मेनियम विद्युत का क्या होता है। पहला प्रश्न है हमारा परम शून्य पर, तो परम शून्य होता क्या है। परम शून्य ताप होता है, तो परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम क्या है विद्युत का। तो परम शून्य ताप पर जर्मेनियम विद्युत का कुचालक होता है। परम शून्य ताप पर जर्मेनियम विद्युत का कुचालक होता है। परम शून्य ताप कौन ताप होता है? -273 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है, या फिर 0 केल्विन का जो टेम्परेचर होता है, उसी को परम शून्य ताप कहते हैं। यही सबसे न्यूनतम ताप होता है। सबसे न्यूनतम ताप परम शून्य ताप होता है, जो -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन होता है, और इस ताप पर शुद्ध जर्मेनियम विद्युत का कुचालक होता है। अगला प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, तो ध्यान दें, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स को फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। फाई बी का सूत्र बी ए होता है, फाई बी बराबर बी ए होता है, और इसका मात्रक वेबर होता है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो तो यह टेस्ला होता है। अब वेबर प्रति मीटर, वेबर मीटर, यह कोई मात्रक नहीं है, और चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है वह वेबर है। राइट आंसर वेबर। नेक्स्ट प्रश्न एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। 20 मेगाहर्ट्ज की रेडियो आवृत्ति की तरंगों को प्रेषित करने हेतु आवश्यक एंटीना की लंबाई कितनी होगी। 20 मेगाहर्ट्ज की रेडियो आवृत्ति की कोई तरंग है, उसे प्रेषित करना है, तो एंटीना की लंबाई कितनी हो सकती है। तो याद रखेंगे, पहले हम उस मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की तरंगदैर्घ्य निकालते हैं, और तरंगदैर्घ्य का चौथाई भाग जो होता है वही एंटीना की लंबाई होती है। और तरंगदैर्घ्य निकालने का जो फार्मूला होता है, तो देखें, हमेशा एंटीना की लंबाई तरंगदैर्घ्य का चौथाई होती है, यानी λ/4। तो लेमडा की बात होगी, लेमडा क्या होगा, तो लेमडा जो होता है यह C/F होता है। लेमडा C/F होता है। यहाँ पे C की बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। यह निर्वात में प्रकाश की चाल है। अब F आवृत्ति है जो 20 मेगाहर्ट्ज है, इसे हर्ट्ज में बदल देंगे। तो हर्ट्ज में बदलने के लिए 10⁶ से गुणा कर देंगे, तो 20 × 10⁶ होगा। इनको सॉल्व करेंगे तो 10⁸ और 10⁶ यह कटता है, तो 10�2 बचता है। यहाँ पे 10�2 बचेगा, या फिर ऊपर ले आकर ये घटा सकते हैं, 8 में से 6 घटेगा, 2 बचेगा। या फिर जो 20 लिखा हुआ है, 20 का एक जीरो और कम कर लेते हैं, तो 10⁻7 होगा। तो वहाँ पे ऊपर 30 हो जाता है और नीचे 2 हो जाता है। तो यह बनेगा लेमडा बराबर 30/2 आ जाएगा, जो 15 के बराबर होगा, यानी 15 मीटर तरंगदैर्घ्य का मान आता है। और एंटीना की जो लंबाई होती है वह तरंगदैर्घ्य का चौथाई होती है, तो 15/4 होगा। अब 15 में 4 से भाग करें तो 4 × 12, और फिर 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, यानी 3.75। एंटीना की लंबाई 3.75 मीटर होगी। तो राइट आंसर 3.75 होगा। 20 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति है, तो इस आवृत्ति के लिए सबसे पहले हम तरंगदैर्घ्य की लंबाई निकालते हैं, जो C/F होती है। उसके उपरांत तरंगदैर्घ्य का चौथाई भाग एंटीना की लंबाई होता है। राइट आंसर 3.75। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के निम्न संकरण में उत्सर्जित फोटॉन की आवृत्ति न्यूनतम होती है। कब न्यूनतम होती है? तो ध्यान रखेंगे कि जब जो नंबर है n, वह n=3 से n=1 जो होता है, यह उत्सर्जन स्तर होता है। तो n=3 से n=1 की कंडीशन में आवृत्ति न्यूनतम होती है। जब n=3 से n=1 होगा तो आवृत्ति न्यूनतम होगी। यही n=1 से n=3 उल्टा हो जाता तो आवृत्ति उच्चतम हो जाती। तो राइट आंसर n=3 से n=1। अगला प्रश्न, चुंबकीय यामुत्तर तथा भौगोलिक यामुत्तर के बीच का कोण है। तो चुंबकीय यामुत्तर और भौगोलिक यामुत्तर
चुंबकीय आमुत्तर और भौगोलिक आमुत्तर के बीच बनने वाले कोण को द्विघात कोण कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे द्विघात कोण होगा। नति कोण क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की जो मूल दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की मूल दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज दिशा के बीच जो कोण बनता है वह कोण नमन कोण या नति कोण होता है। नमन कोण ही नति कोण है, तो यह नमन कोण या नति कोण हो जाता है। ध्रुवण कोण जो होता है वह एक प्रकार का आपतन कोण होता है। ध्रुवण कोण एक प्रकार का आपतन कोण है। और क्रांतिक कोण जो होता है यह भी एक प्रकार का आपतन कोण होता है कि जब अपवर्तन कोण 90 अंश बनता है। तो चुंबकीय आमुत्तर तथा भौगोलिक आमुत्तर के बीच का कोण द्विघात कोण होता है और चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की जो मूल दिशा उनके बीच बनने वाला कोण नमन कोण या नति कोण होता है। तो इसका राइट आंसर द्विघात कोण। अगला प्रश्न है, पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं। जब पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत होती है तो अवक्षय परत वह होती है कि जहाँ पे पी टाइप का अर्धचालक और एन टाइप का अर्धचालक दोनों अर्धचालक मिल करके कुछ पार्ट को यानी इस परत को निष्क्रिय करते हैं। तो जब निष्क्रिय करेंगे तो इसमें एन टाइप और पी टाइप दोनों के कण इसमें होंगे। तो दोनों के कण होने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों होते हैं। तो पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन व कोटर। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन, पी टाइप में कोटर। एन टाइप में हमेशा इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी टाइप में कोटर। जब दोनों जुड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों मिलकर के दूसरे के प्रभाव को निरस्त करते हैं, निष्क्रिय करते हैं, तो अवक्षय परत बनती है। अर्थात अवक्षय परत में इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों होते हैं। अगला प्रश्न, किरचॉफ का धारा का नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है? तो जो किरचॉफ के धारा का नियम होता है यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे होता है। धारा के नियम में होता क्या है कि किसी संधि पे मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। धारा इंटर करे या फिर धारा बाहर निकले, सब धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है सिग्मा आई शून्य होता है। तो जब धाराओं का बीजगणितीय योग है तो वह ऊर्जा संरक्षण पे है कि ऊर्जा उत्पन्न और नष्ट एक्स्ट्रा नहीं हुई, जितना धारा प्रवेश की है उतना ही धारा निर्गत हुई है। तो किरचॉफ का जो धारा का नियम है वह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न, युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा होती है। तो युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटॉन की जो न्यूनतम ऊर्जा होती है यह 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। न्यूनतम ऊर्जा 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अधिकतम ऊर्जा की अगर बात होगी तो अधिकतम ऊर्जा 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। युग्म उत्पादन क्या होता है कि जब दो गामा फोटॉन आपस में जुड़ करके एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करते हैं तो वहाँ पे उनके जुड़ने की प्रक्रिया संलयन प्रक्रिया आती है। और जब युग्म उत्पादन का नाम होगा तो इसमें होता है कि एक गामा फोटॉन जो होगा एच न्यू, एक गामा फोटॉन जो होता है वह एच न्यू होता है। तो एक गामा फोटॉन जब दो पार्टों में टूटता है, एक गामा फोटॉन एक पॉजिट्रॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में, यानी एक प्लस में और एक माइनस में जब टूटता है तो यह युग्म उत्पादन कहलाता है। कि जब कोई फोटॉन एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन में टूटता है तो इसे युग्म उत्पादन कहते हैं। और इसकी जो न्यूनतम ऊर्जा होती है यह न्यूनतम ऊर्जा 1.02 होती है और अधिकतम ऊर्जा 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य। तो हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को लेकर के सबसे पहले श्रेणी प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे बामर। तो बामर ने सबसे पहली श्रेणी बनाई, उसके बाद 4 और श्रेणियाँ बनी। कुल श्रेणियों की संख्या जो कुल श्रेणी हुई, कुल श्रेणी 5 की संख्या में बनी, जिसमें पहली श्रेणी लाइमन श्रेणी आती है। और लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की जो तरंगदैर्घ्य होती है वह 1215 एंगस्ट्रॉन की होती है। लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य 1215 एंगस्ट्रॉन होती है। राइट आंसर 1215। लाइमन श्रेणी का फार्मूला बताएं। लाइमन श्रेणी 1/λ के बराबर r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, यह फार्मूला लाइमन श्रेणी को बताता है। तो इसका राइट आंसर 1215 एंगस्ट्रॉम। लेंज के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के अनुसार इनमें क्या सत्य है? तो लेंज के नियम के अनुसार से ऊर्जा संरक्षण, जो लेंज का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम है वह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। लेंज का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। लेंज का जो नियम होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का कि
प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल हो और प्रेरित धारा हो, वह सदैव उसी कारण का विरोध करते हैं जहाँ से उत्पन्न होते हैं। तो जहाँ से उत्पन्न होते हैं उतने का विरोध करते हैं, तो वह नियम ऊर्जा संरक्षण नियम को बताता है। तो राइट आंसर ऊर्जा संरक्षण नियम होगा। विद्यार्थियों, सारे प्रश्न पूछे हुए प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे प्रश्न हैं, और ये जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न 12वीं के यूपी बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हैं, बिल्कुल हैं। ग्रुप डी स्पेशल, एनटीपीसी स्पेशल ये प्रश्न है। बाकी यूपीपी से लेकर के जिसमें भी जीएस पूछे जाते हैं, और जीएस में इस साइंस की कैटेगरी के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव कितना होता है? तो जर्मेनियम डायोड का जो प्राचीर विभव होता है वह 0.3 वोल्ट की कैटेगरी में होता है। मतलब एक रेंज की बात करें तो यह 0.3 वोल्ट जर्मेनियम डायोड का जो होता है वो 0.3 वोल्ट होता है। जबकि अगर 0.3 वोल्ट ना होता ऑप्शन में, तो हम इस मैक्सिमम ऑप्शन को 0.5 वोल्ट भी ले लेते, और ये भी नहीं होता तो 0.1 वोल्ट भी ले लेते, लेकिन 0.7 वोल्ट नहीं होता। तो जर्मेनियम डायोड का जो प्राचीर विभव है वो कितना है? 0.3 वोल्ट है। राइट आंसर 0.3 वोल्ट। फिर एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल है जो पूछा हुआ न्यूमेरिकल है। 10 ओम का प्रतिरोध तथा 10 हेनरी की कुंडली को 50 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाता है। कुंडली में संचित ऊर्जा होगी। तो प्रश्न पे ध्यान दें कि प्रश्न क्या कर रहा है। 10 ओम प्रतिरोध है, प्रतिरोध को आर कहा जाता है, तो यह आर का मान लिखा है। 10 हेनरी की कुंडली, कुंडली को यल कहते हैं, यानी यह कुंडली जो है हेनरी में अगर है तो यल है, प्रेरकत्व तो है यह। 50 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो वह वी है। तो कुंडली में संचित ऊर्जा की गणना करनी है। तो कुंडली में संचित ऊर्जा का जो सूत्र होता है यह U बराबर हाफ LI² होता है। कुंडली में संचित ऊर्जा का सूत्र U बराबर 1/2 LI² होता है। तो अब रही बात एल की, तो एल तो हमारे सवाल में 10 हेनरी दिया है, लेकिन आई का मान नहीं दिया। तो सबसे पहले हम आई के मान को निकालते हैं। तो आई बराबर ओम के नियम के अनुसार से V/R होता है। तो जब इसके आंकड़े पे हम मान रखेंगे तो V का मान हमारा 50 वोल्ट है और R का मान 10 ओम है। तो इनमें भाग पड़ेगी तो आंसर हमारा आता है 5। यह जो आंसर हमारा आता है 5 एम्पियर आता है। तो धारा का मान 5 आ गया। अब आई का मान हमारा 5 एम्पियर निकल गया, हमें U निकालना है। तो हाफ LI² है, इस पे रखें तो हाफ हुआ। एल का मान हमारा 10 है और I² का मतलब 5 का स्क्वायर यानी 25 हुआ। तो 2 × 10 होगा और 25 × 125। तो आंसर हमारा आ गया 125, वो भी किस में? जूल में। तो राइट आंसर हमारा 125 जूल, पहला हमारा आंसर है। तो इसका आंसर होगा 125 जूल। अगले प्रश्न पे, किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है? तो ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है? ट्रांसफार्मर किस बेस पे कार्य नहीं कर सकता है? तो ट्रांसफार्मर में जल धारा भी संभव है। ट्रांसफार्मर में एसी धारा, प्रत्यावर्ती धारा भी संभव है, ये अल्टरनेटिंग करंट है। ट्रांसफार्मर में भंवर धारा भी संभव है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जो दिष्ट धारा के लिए कार्य नहीं करती। दिष्ट धारा मतलब डीसी के लिए कार्य नहीं करती। तो राइट आंसर इसका होगा दिष्ट धारा। ट्रांसफार्मर में कभी संभव नहीं है, क्या नहीं संभव? दिष्ट धारा ट्रांसफार्मर में कभी संभव नहीं है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जो केवल एसी के लिए कार्य करती है, डीसी के लिए कार्य नहीं करती। चलिए 14 नंबर प्रश्न, नकली कागजात तथा करेंसी का पता लगाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? नकली कागजात तथा करेंसी का पता लगाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? अवरक्त किरणें, परावैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, एक्स किरणें। तो नकली कागजात का पता लगाने के लिए जो परावैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, यानी जिसे हम UV किरणें कहते हैं, इसी का प्रयोग किया जाता है। तो नकली कागजात और करेंसी का पता लगाने के लिए परावैंगनी किरणों का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर परावैंगनी किरणें। फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल, 2 लेंस जिनकी क्षमता 5 डायोप्टर है, -3 डायोप्टर है। तो 5 डायोप्टर, यह एक उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। -3 डायोप्टर, यह अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस की जो क्षमता है ऋणात्मक में होती है। अब इनकी क्षमता 5 डायोप्टर और -3 डायोप्टर है, तो एक P1 होगा और एक P2 होगा। क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर इनकी कुल क्षमता निकालें तो कुल क्षमता का मतलब P बराबर P1 + P2 होगा। तो P बराबर 5 - 3 हो जाएगा,
जो 2 डायोप्टर आएगा। तो इनकी जो संयुक्त क्षमता आ गई 5 डायोप्टर और 3 डायोप्टर से -3 डायोप्टर से संयुक्त क्षमता 2 डायोप्टर हो गई। संयुक्त क्षमता इनकी आ गई P बराबर 2 डायोप्टर। अब हमें बताना है इनके संयुक्त फोकस दूरी क्या है, तो फोकस दूरी F बराबर होता है 1/P। फोकस दूरी जो होती है वह क्षमता का व्युत्क्रम है और क्षमता जो है वह फोकस दूरी का व्युत्क्रम है। लेकिन जब ये डायोप्टर में है तो फोकस दूरी सेमी में होगी। तो सेमी में बदलने के लिए 1 को हम 100 लिख देंगे और बट्टे P का मान 2 निकला है, 2 से भाग करेंगे तो 50 सेमी आंसर आएगा। राइट आंसर हमारा 50 सेमी। तो राइट आंसर हमारा 50 सेमी हुआ। संयुक्त फोकस दूरी 50 सेमी होगी। 16 नंबर प्रश्न, वह कण जो रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित होता है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ वह पदार्थ होता है जिससे स्वतः अदृश्य कीड़े उत्सर्जित होती रहती हैं, और जब अदृश्य कीड़े उत्सर्जित होती हैं तो वह अदृश्य कीड़े होती कौन है? अल्फ़ा, बीटा और गामा कीड़े होती हैं। तो आंसर में है प्रोटॉन नहीं, प्रोटोन लिखा है नहीं, न्यूट्रॉन नहीं। रेडियो एक्टिव कीड़ों से अदृश्य कीड़े अल्फ़ा, बीटा, गामा निकलते हैं, तो राइट आंसर अल्फ़ा होगा। अगला प्रश्न, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर सूत्र होता है F/Q, यानी बल और आवेश का अनुपात। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इस प्रकार से राइट आंसर न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। फार्मूला इसका ई बराबर F/Q, यानी बल बट्टे आवेश। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी तरंग वैद्युत चुम्बकीय है? कौन सी तरंग विद्युत चुम्बकीय? रस्सी से उत्पन्न तरंग या विद्युत चुम्बकीय नहीं होती है। जल तरंग विद्युत चुम्बकीय नहीं होती है। ध्वनि तरंग ये भी विद्युत चुम्बकीय नहीं है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सी है? ऊष्मीय तरंग है। अब ऊष्मीय तरंग क्यों है, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है वह ऊष्मा हमको देता है और वह दिखाई नहीं देता है। सूर्य से पृथ्वी तक विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में आता है और हमें ऊष्मा देता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सी तरंग होगी? ऊष्मीय तरंग होगी। राइट आंसर ऊष्मीय तरंग। सेकेंड लास्ट प्रश्न है जो न्यूमेरिकल के तौर पे, 4 ओम के प्रतिरोध के एक तार को खींचकर दुगना कर देने पर तार का प्रतिरोध होगा। 4 ओम का प्रतिरोध है, स्टार्टिंग प्रतिरोध मान ले रहे हैं, R0 4 ओम है। 4 ओम के प्रतिरोध के एक तार को खींचकर दोगुना करते हैं तो N बराबर 2 गुना कर देते हैं। तो खींचे गए तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो फार्मूला होता है R बराबर AN स्क्वायर R0। इस कंडीशन पे R बराबर AN स्क्वायर, N का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर गुणे 4 होगा। तो R बराबर 2 दूनी 4 गुणे 4 होगा। इस प्रकार से R बराबर 4 चौक 16 ओम होगा। राइट आंसर हमारा 16 ओम। लास्ट प्रश्न, ये भी न्यूमेरिकल है। आज के सेशन में न्यूमेरिकल की एक पूरी श्रेणी लगभग थी। यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले एक समतल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेमी हो तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो लेंस की क्षमता, अभी एक सवाल में देखें कि लेंस की क्षमता मतलब P होता है, तो P बराबर 1/F होता है, यानी क्षमता निकालने के लिए हमें F की ज़रूरत है। तो समउत्तल लेंस है, समउत्तल लेंस का मतलब उसकी वक्रता त्रिज्या जो है, समउत्तल लेंस उसकी वक्रता त्रिज्या, एक की वक्रता त्रिज्या दी है तो दूसरा जो है वह कितना होगा? अनंत हो जाएगा, उसी दूसरी की वक्रता त्रिज्या अनंत हो जाएगी। तो हम अपवर्तनांक की बात करें तो यहाँ पे अपवर्तनांक N दिया है, वक्रता त्रिज्या यह दिया है, R1 दिया है। तो पहले F निकालेंगे। फार्मूला हमारा है F बराबर N-1 1/R1 माइनस 1/R2, यह हमारा फार्मूला है। तो यह N हुआ और यह R1 हुआ और R2 जो होगा यह अनंत होगा। तो 1/F बराबर 1.5 माइनस 1 1/10 माइनस 1/अनंत होगा। तो 1.5 में से 1 घटाएं तो यह 0.5 होगा और बट्टे 10 हो जाएगा, क्योंकि 1/अनंत का मान 0 होता है। अब यह दशमलव यदि हटा रहे हैं हम या फिर नीचे का 0 हटा रहे हैं तो यह 0. इसको हम सीधे तौर पे बना देंगे कि यह 0.05 निकल जाएगा, लेकिन यह 1/F का मान है। तो फिर देखें 1/F के बराबर 0.5/10 बना है। अगर इसको हम F के बराबर लिखें तो 100/5 लिख सकते हैं, भाग करेंगे 20 तो F का मान जो है यह 20 सेमी बन गया। F का मान 20 सेमी हुआ। तो P यदि हमें निकालना है तो P बराबर 1/F होगा। तो
तो P बराबर 1/F। तो F का मान अगर हम यहाँ पे रख दें तो F का मान 20 बना है, जो F है वह F का मान यहाँ पे 20 बना है, तो वो भी सेम ही बना है, तो 20 कर दिए। लेकिन ऊपर वो 1 लिखा था, तो 1 लिखा है, तो एक ये जो फार्मूला होता है फोकस दूरी हमेशा है P बराबर 1/F, यह मीटर में होता है। तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे 100 कर देंगे, तो यह मीटर सेंटीमीटर बदल जाएगा। तो भाग देंगे तो 20 बचे 100, यानी 5 डायोप्टर बनेगा। तो राइट आंसर हमारा 5 डायोप्टर। तो राइट आंसर हमारा 5 डायोप्टर हुआ।